हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इन्फो इन्फिनिटी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे सेकंड नंबर के वंश शिशुनाग वंश, जो कि हर्यक वंश के ठीक बाद में आया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये है मगध साम्राज्य 6 सेंचुरी से 4 सेंचुरी बीसी के बीच में, जहाँ पे ये फैला हुआ था। और ये जो डार्क पोर्शन है, ये वंश था आपके शिशुनाग वंश का। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में आगे। तो सबसे पहले शिशुनाग गद्दी पे बैठा था 412 ईस्वी में हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या करने के बाद। ये उनका सेनापति था। महावंश के अनुसार जो लिच्छवी के राजा के वैश्या की पत्नी से उत्पन्न हुए थे ये, और बाद में इन्हें वहाँ का बेसिकली सेनापति बना दिया गया था। पर पुराणों के अनुसार ये मिलता है कि वो एक क्षत्रिय राजा था। शिशुनाग वंश जो था वो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी उसी समय पे हुई थी, अजातशत्रु के समय पे। उसी समय से ये चला आ रहा था। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध को प्राचीन गिरिव्रज या राजगीर की राजधानी बनाया था, और उसके बाद में उन्होंने राजधानी को वैशाली में सब स्थित कर दिया था, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं राजगृह और वैशाली को पुनर्स्थापित किया था या दोबारा से बसाया था। इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में एक चीज और मिलती है कि उसने अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी, और अपने साम्राज्य में अवंती को, यानी आज के डेट में बात करें तो उज्जैन को भी शामिल कर लिया था। यानी ये साम्राज्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला था, वो मध्य प्रदेश तक भी फैल गया था। इसके बाद इसने अपना जो साम्राज्य है उसको बंगाल की सीमा से लेकर के मालवा तक फैलाया था, मालवा के पठारों तक। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था, और गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी राजधानी बसाया था। इसकी मृत्यु हुई थी 394 में। यानी ये माना जाता है बेसिकली कि इस दो साम्राज्य आते हैं। वैशाली को पुनर्गठित किसने किया था या वैशाली को किसने बसाया था? तो आंसर आता है शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने। चलिए हम आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे इसका पुत्र बना कालाशोक, जिसने 395 से लेकर के 367 बीसी तक साम्राज्य किया था। 395 में इसकी मृत्यु होने के बाद में यह शासक बना, और पुराणों में इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कहीं पे महावंश में इसे कालाशोक और पुराणों में इसे काकवर्ण कहा जाता है। इसने टोटल 28 वर्षों तक शासन किया है। इसके समय पे दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। पहला, वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद, दूसरा आधुनिक पटना में मगध साम्राज्य बसाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बौद्ध धर्म की सेकंड समिति थी वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की पहली समिति वो हुई थी अजातशत्रु के समय पे, और दूसरी समिति हुई थी कालाशोक के समय पे वैशाली में। थर्ड पॉइंट आता है कालाशोक के बारे में कि बाणभट्ट रचित हर्षचरित में काकवर्ण ने पाटलिपुत्र घूमते समय महापद्मानंद नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी, और महापद्मानंद ने जब इसकी हत्या करी उसके बाद महापद्मानंद ने अपने नंद वंश की स्थापना करके वहां पे नंद वंश चलाया। यानी इस तरीके से देखा जाए तो कालाशोक के 10 पुत्र थे। एक कहानी के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया इसकी मृत्यु होने के बाद। उसके बाद महापद्मानंद ने एक एक करके सबको समाप्त किया और अपना शासक बनाया, यानी नंद वंश की स्थापना कर दी। तो ये थे एक तरीके से दो मेन शासक शिशुनाग वंश के, पहला शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हो गया। तो ये दो ही थे केवल राजा। दो राजाओं के बारे में याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की समिति के संबंध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो वंश थे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको लिंक मिलेगा मौर्य वंश का, और इससे पहले अगर आपने हर्यक वंश नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।